हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार का पार्ट है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में दिया गया है और यह हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विस्तृत रूप से मूल अधिकार प्रदान करता है, वही उसको प्रावर्तन कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, इसीलिए अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के हनन होने पर सीधे हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के माध्यम से। इसीलिए ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह हमारे मूल अधिकारों के हनन होने पे हम सीधे, ना किसी अधीनस्थ न्यायालय में, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि हम हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के माध्यम से जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी अपने मूल अधिकारों के लिए जा सकते हैं और इसके माध्यम से हम रिट जारी करवा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों को बचा सकते हैं, या उसकी रक्षा के लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यह आर्टिकल 32 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाने के प्रावधान की चर्चा करता है। ठीक है, तो आज हम इसी आर्टिकल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एससी ने PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया है। अतः आर्टिकल 32 के तहत कोई भी संस्था या कोई नागरिक किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति के लिए उसके वैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए PIL दाखिल कर सकता है। ये बहुत ही, अब हम देखें तो हाल के वर्षों में, खासतौर से लास्ट के 20-30 वर्षों में PIL का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक क्षेत्र या अधिकार के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया है और आर्टिकल 32 के तहत भी यह डाला जा सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह जो आदमी से पीड़ित है, केवल वही नहीं, उसके बिहाफ पे अन्य व्यक्ति भी उसके इस फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और उसके बिहाफ पे PIL दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो निर्धनता, अज्ञानता या अन्य किसी कारण से रिट दाखिल करने में सक्षम है, असक्षम है, उसके लिए भी दूसरा व्यक्ति PIL या आर्टिकल 32 के माध्यम से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने संवैधानिक मूल फंडामेंटल राइट की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, एससी ने फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन प्रक्रिया के तहत PIL का प्रारंभ किया था और यह एससी के पास इतना क्षमता है कि वह समाचार पत्रों के न्यूज के आधार पर भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। ठीक है, और किसी के हो रहे मौलिक अधिकारों के हनन की रक्षा कर सकता है। ठीक है, इसे न्यायालय के सुने जाने के अधिकार का विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के जब कोई रिट दाखिल भी नहीं, जब कोई सुप्रीम कोर्ट जाता भी नहीं है, PIL दाखिल भी नहीं करता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट न्यूज के माध्यम से स्वतः संज्ञान ले लेता है। इससे क्या? इससे यह होता है कि न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है सुने जाने का, वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो मूल अधिकार को प्रवर्तन करने हेतु उच्चतम न्यायालय के जो अनुच्छेद 30, खासतौर से 32 का पार्ट 2, ठीक है, के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हिबस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसको मैंडामस कहते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। चौथा है उत्प्रेषण, जिसको सर्टियोरेरी कहते हैं। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा, जिसको क्यो वारंटो कहते हैं। आइए हम बारी बारी से इन सारे रिट को जानते हैं कि यह किस संदर्भ में इसको जारी किया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध
यह जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हुआ है। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता या अवैधता की जांच करना इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, तो यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है खास तौर से, और यह क्यों जारी किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर दिया है तो उसको इस जांच के लिए जारी किया जाता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है वो अवैध तरीका से किया गया है या वैध तरीका से किया गया है। निरुद्ध व्यक्ति का इसमें प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और निरुद्ध का विधिक औचित्य नहीं होने पर व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है कि अगर निरुद्ध व्यक्ति अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से निरुद्ध किया गया है तो उसको छोड़ने का आदेश कोर्ट जारी कर सकता है। इसके माध्यम से क्या है, जो नागरिक की स्वतंत्रता की बात है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, वो इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, उसको न्याय दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीका से निरुद्ध कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध यह रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, और वह यह जानने की कोशिश करता है कि जो निरुद्ध किया गया है वो वैध है या अवैध है। अगर वह अवैध है तो उसको छोड़ने का आदेश जारी किया जाता है। और यह रिट हेतु याचिका जो है निरुद्ध व्यक्ति के तरफ से किसी भी व्यक्ति के द्वारा डाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति निरुद्ध है वही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके विरुद्ध याचिका सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति हमें या किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से निरुद्ध नहीं कर सकती है। अगर वह करती है तो वह उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, और सुप्रीम कोर्ट उसके लीगल या इलीगल होने के लिए रिट जारी करता है। अगर वह इलीगल पाया जाता है उसका निरुद्ध होना, तो उसको मुक्त करने की आदेश देता है। ठीक है, फिर दूसरा रिट है परमादेश। परमादेश में हम परमादेश को मैंडेमस कहते हैं, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यह न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जिसमें न्यायालय इसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन करने को कहता है, जिसमें वह विफल रहा है या उसका पालन करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो यह जो दूसरा रिट है यह बेसिकली आदेश देता है या कमांड देता है, और यह न्यायालय द्वारा ऐसे किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया जाता है, प्राइवेट अधिकारी को नहीं, प्राइवेट आदमी को नहीं, सरकारी अधिकारी को जारी किया गया है। इसमें सबसे मूल क्या है, सरकारी अधिकारी को जारी किया गया है। और इसका मूल क्या है कि अगर वह अपने अधिकारी जिस पद पे है उसका जो कर्तव्य है, अगर वह कर्तव्य का पालन करने से मना कर दिया है, ठीक है, या विफल रहा है, तो उसके लिए न्यायालय जो है यह रिट जारी करता है। यानी आपके किसी नागरिक के लिए, इस फंडामेंटल राइट के लिए यह और भी इम्पोर्टेंट है, और वह कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो सीधे कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसके फेवर में रिट जारी कर सकता है, और यह आदेश दे सकता है वो अधिकारी को कि वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करे जिसको वो मना कर रहा है, और उसके बाद अधिकारी मना नहीं कर सकता। तो यह एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट का ही रक्षा करता है। यह रिट किसी भी निगम, सार्वजनिक निकाय, निचली अदालत, साझे उद्देश्य किसी न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इससे क्या देख रहे हैं कि यह किसी पब्लिक निकाय या बॉडी, पब्लिक बॉडी के खिलाफ या निचली अदालतों के खिलाफ या किसी ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण के खिलाफ, किसी निगम के खिलाफ इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, या किसी प्राइवेट फर्म के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो ये जो परमादेश है ये
भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और यह हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। यह किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, या सार्वजनिक या पब्लिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी यह जारी नहीं किया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर के विरुद्ध यह जारी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम परमादेश को देख पा रहे हैं कि यह किसी पब्लिक अधिकारी या संस्था के विरुद्ध ही जारी किया जाता है और वह अपने जो मौलिक कर्तव्य है, उसके आधिकारिक कर्तव्य है, जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उसके जो आधिकारिक कर्तव्य है, अगर वो उसका पालन करने से मना करता है तो उसके विरुद्ध यह जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, यानी यह मना करने के सेंस में इसको यूज किया जाता है। और यह किसके खिलाफ जारी होता है? यह अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ जारी होता है। ये रिट इन्हें ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकता है जो इसमें निहित नहीं है। मतलब क्या है कि ये अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायालय जो है, अधिकरण जो है, ये इसके खिलाफ जारी होता है और यह रिट के माध्यम से इन अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक अधिकरणों को रोका जाता है। जो किस लिए रोका जाता है? जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर उसके खिलाफ ये निर्णय देते हैं तो उसके लिए यह रिट जारी किया जाता है और उनको ये रिट के माध्यम से रोका जाता है कि यह आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, जो आप निर्णय ले रहे हैं, आप इसको रोक दीजिए। तो इस तरीके से यह प्रोविजन जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है और यह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकता है जो इन अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के में निहित नहीं होता है। यह सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध ही जारी की जाती है, यानी यह किसी कार्यपालिका, विधायी कार्यों के विरुद्ध या किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह किसके विरुद्ध? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, यह किसी कार्यपालिका, विधायी कार्यों के विरुद्ध या किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। और दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? यह इसकी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकती है। इसकी अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों की अधिकारिता का प्रयोग करने से रोकती है। क्यों? क्योंकि यह उनके अधिकार में निहित नहीं होता है, इसीलिए यह रिट जारी करके उनको रोका जाता है। यानी यह अधीनस्थ न्यायालय और जो अर्ध न्यायीकरण है वो अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर के किसी बात पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं, निर्णय नहीं सुना सकते। ठीक है, तो इसीलिए, और इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कार्यपालिका, विधायी कार्यों के विरुद्ध या किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह रिट केवल उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। मतलब क्या है? यह जब कोई कार्रवाई चल रही है तभी यह रिट जारी किया जाता है, या उस कार्रवाई के समाप्त हो जाने के बाद नहीं जारी किया जाता है। जब वह उस अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायाधिकरण के विरुद्ध के अंतर्गत जब यह कार्रवाई चल रही होती है, लंबित होती है, तभी इसके विरुद्ध यह रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसके खत्म हो जाने के बाद यह नहीं जारी किया जाता। चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्टियरी। यह पूर्णतः, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेने के सेंस में होता है। यह अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है, यानी ये भी उसी के विरुद्ध जारी होता है और ये भी अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों के विरुद्ध ही जारी होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अभी मैं उस दोनों के फर्क को भी बता दूंगा। इसमें क्या होता है? मामले को, अगर कोई मामला इन दोनों के अंतर्गत चल रहा है, इन दोनों न्यायालयों के अधीन चल रहा है, तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है
वो अपने या वरिष्ठ न्यायालय जो है वो अपने यहाँ भेजने का निर्देश देता है। और निर्देश देने का क्या कारण है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव होता है। जिस मामले को वो सुन रहा है उसकी अधिकारिता उस अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए यह रिट जो है, उत्प्रेषण नाम की जो रिट है वो जारी की जाती है। और जारी की जाती है, इसका क्या मतलब है कि इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत वो अधिकारिता का अभाव होता है जिसके अंतर्गत वो सुन रहा होता है। मतलब क्या है कि जिस भी मामले को वो सुन रहा है उसका पावर उस अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास नहीं है, इसीलिए उसको वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने यहाँ मंगवा लिया जाता है। दूसरा कारण है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होने पे यह रिट जारी किया जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने यहाँ मंगवा लिया जाता है। और तीसरा कि निर्णय में जो निर्णय लिया गया है उसमें वैधानिक गलती है, उस अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा या अर्ध न्यायाधिकरण के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसमें वैधानिक गलती है, उस गलती के कारण भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। यह उत्प्रेषण नामक रिट जारी करके उसको अपने यहाँ मंगवा लिया जाता है। तो ये 3 मूल कारण हैं जिसके कारण यह रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध यह रिट जारी किया जाता है और उनके यहाँ से वो मामला जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जो नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करता है या जो वैधानिक गलती, निर्णय में वैधानिक गलती के कारण उसे वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा मंगा लिया जाता है। ठीक है। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान, ठीक है, कार्रवाई को रोकने हेतु, ठीक है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। यह दोनों में क्या अंतर है? यह कार्रवाई के दौरान जारी किया जाता है और यह जो है कार्यवाही हो जाने के बाद उसके निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। इन दोनों में यह खास अंतर होता है। यह दोनों क्या है? अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है, यह लंबित मामलों के खिलाफ जारी किया जाता है और यह जब निर्णय ले लिए गए रहते हैं तो उस निर्णय को निरस्त करने के लिए, रद्द करने के लिए इस रिट को जारी किया जाता है और उस मामले को वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा के पास मंगवा लिया जाता है। और मंगवाने का कारण मैंने आपको बता ही दिया। प्रतिषेध की भांति कार्यपालिका, विधायिका एवं प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध यह जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है। जैसे प्रतिषेध रिट को केवल अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, वैसे ही उत्प्रेषण को भी केवल उन्हीं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इसमें जो मूल अंतर था वो भी मैंने बता दिया है। यह निलंबन के दौरान इसको जारी किया जाता है। अगर कोई कार्रवाई चल रही है अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में तब यह जारी किया जाता है, और जब कार्रवाई के पर निर्णय ले लिया गया है तो उसको रद्द करने के लिए यह रिट उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अब है हम आते हैं लास्ट अधिकार परीक्षा पे, क्यो वारंटो पे। तो ये अंतिम रिट है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि इसमें वरिष्ठ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यह पूछता है कि आपका अधिकार क्या है। ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार क्या है। यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो किसी लोक पद यानी पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किया हुआ है उसके खिलाफ रिट जारी कर उसका अधिकार पूछा जाता है। ठीक है। यानी ये पब्लिक सेक्टर के अधिकारी के विरुद्ध ही यह जो रिट है वो जारी किया जाता है और उसका अधिकार पूछा जाता है। ठीक है। और अगर उचित या वैधानिक जवाब नहीं मिलता है तो उसको इस पद से हटा दिया जाता है। यह रिट जो है हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उसका उस पद का दावेदार होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब क्या है? यह किसी पब्लिक ऑफिस बियरर के खिलाफ यह रिट जारी किया जाता है। ठीक है। जो अवैध रूप से उस पद को धारण किया हुआ है और रिट जारी करके उसका अधिकार पूछा जाता है, और अगर वैधानिक जवाब या संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला व्यक्ति
ठीक है, कोई भी जा सकता है, भले वो उस पद का दावेदार हो या न हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यह रिट किसी निजी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी वो पब्लिक ऑफिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तभी उसके विरुद्ध यह रिट जारी किया जा सकता है। यह प्राइवेट पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिट के संबंध में जो हाई कोर्ट की अधिकारिता जो है वो सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है इस पे आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, यह हाई कोर्ट मूल अधिकारों के परिवर्तन के साथ साथ यह अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के लिए ही यह रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या देखते हैं कि हाई कोर्ट का जो दायरा है वो रिट के अंतर्गत काफ़ी विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। यानी हाई कोर्ट रिट के साथ साथ अन्य अधिकारिता से जुड़े हुए प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार करके जो आर्टिकल 32 है, यानी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह बेसिकली हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसका अलग से मौलिक अधिकारों वाले भाग में ही इसको रखा गया है। जो आर्टिकल 32 है यह बेसिकली हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और हम अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अगर राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो हम इसके विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट यह 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है और इस रिट के माध्यम से यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो हमने बारी बारी से इसको देख लिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा के तहत किस किस तरह के रिट जारी किए जाते हैं और इसमें हमने अंतर भी देख लिया और यह किसके किसके विरुद्ध इस तरह के रिट जारी किए जाते हैं हमने उसको भी देख लिया। यह टॉपिक एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम में यह बहुत ही अंतर को लेके, ये अलग अलग जो रिट है उसके अंतर को लेके कई बार सवाल कंफ्यूज करने वाले पूछे जाते हैं। तो ये अंतर जो है इसको क्लियर करके रखिएगा तो ये इससे प्रश्न जरूर सही होंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।